गुड मॉर्निंग। इकोनॉमिक्स में हम लोग का स्टार्ट होने वाला था 7th चैप्टर 6 चैप्टर तक हम लोग प्रीवियस क्लासेस में कवर कर चुके हैं। अब ये 7th चैप्टर हम लोग को कवर करना है। तो 7th चैप्टर में मेंशन है एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, इंफॉर्मेशन एंड अदर इश्यूज़। ठीक है, तो अब ये देखेंगे हम लोग कि ये किस तरीके से और क्या क्या चीज़ें इसमें एक्सप्लेन की गई हैं, ये सारी चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं के बारे में सारी जानकारी इस चैप्टर में हम लोग को मिलने वाली है। वन हम लोग इसमें पढ़ते हैं, मैं साथ साथ पढ़ता जाऊँगा, आप भी देखते चलिए और कवर करते चलिए साथ साथ में, जिससे कि आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो और समझ में आते जाए। क्योंकि MCQs वगैरह भी थोड़े सिलेबस भी कम किए गए हैं, लेकिन उसका इतना ज़्यादा फाला है फ़िलहाल, है ना। तो हमें तो मेन फोकस ये रहेगा कि हम लोग टाइम टू टाइम सारी चीज़ें तैयार रखें। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन। पीपल डू अ वैरायटी ऑफ वर्क, सम वर्क फार्म्स, इन फैक्ट्री, शॉप्स एंड मेनी अदर वर्सेस, yet a few other works at home. Work at home includes not only traditional work like weaving, making or variety of handicrafts, but also modern jobs like programming work in the IT industry. Earlier, factory work meant working in factories located in cities, whereas now technology has enabled people to produce those factory-based goods at home in yes. तो आप जैसा कि जानते ही, अभी मैंने ये पूरा पैराग्राफ यहाँ तक पढ़ा, तो जैसा कि आप जानते हो सभी कि घर पे बैठे बैठे भी काम होता है आज के टाइम में। लोग रोज़गार पा रहे हैं और फार्म्स में अगर फार्मिंग करते हैं, फैक्ट्रीज़ में जाकर काम करते हैं, बैंक में, शॉप्स में, कई जगह जा कर के काम करते हैं लोग। ठीक है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो लोग बैठे बैठे घर में कर ले रहे हैं। फैक्ट्री बेस्ड जॉब है ना, होम बेस्ड जॉब है, तो कई सारी चीज़ें हैं। ठीक है, वाई डू पीपल वर्क। आप भी ये जानते हैं कि काम क्यों किया जाता है, कि अपनी लाइवलीहुड को स्पेंड किया जा सके, अपना जीवन यापन किया जा सके, बिताया जा सके। वर्क प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स एज इंडिविजुअल्स एंड एज मेंबर ऑफ अ सोसाइटी। बहुत ज़रूरी है। पीपल वर्क फॉर अर्निंग अ लिविंग। Some people get or have money by inheriting it, not working for it. This does not completely satisfy anybody. Being employed in work gives us a sense of self-worth and enables us to relate ourselves meaningful with others. Every working person is actively contributing to national income and hence the development of the country by engaging in various economic activities. That is the real meaning of earning a living. We do not work only for ourselves. We also have a sense of accomplishment when we work to meet the requirement of those who are dependent on us. Having recognized the importance of work, Mahatma Gandhi insisted upon education and training through a variety of works including क्राफ्ट। अब मैं इसमें कुछ चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ जो आप लोगों के काम की हैं, और थोड़ा सा बाहर की भी चीज़ें बताऊँगा। चलो यहाँ तक हम लोग देख लेते हैं ना, यहाँ तक सबसे पहले समझ लेते हैं कि आप भी ये जानते हो कि क्या होता है कि लाइफ में काम करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ वाई डू वी पीपल वर्क, क्यों? क्योंकि अर्निंग फॉर अ लिविंग, यानी कि यहाँ अर्निंग लाइवलीहुड, इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, या आपको जीवन अपना बिताने के लिए काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या हुआ है कि काम करने के बहुत सारे स्टाइल्स आते रहे हैं। जब आप इसे पढ़ोगे तो अभी मैंने पूरा रीड किया, अभी उसी का मैं आपको एक जिस्ट बता रहा हूँ। तो काम करने के बहुत सारे स्टाइल आते रहे हैं, चेंज होते रहा है टाइम टू टाइम। ठीक है, अब इसी तरीके से क्या है कि जो अब जब तक आप काम नहीं करोगे तब तक आपका नेशन भी ग्रो नहीं करेगा, आप खुद भी ग्रो नहीं कर सकते, आपका डेवलपमेंट भी रुका रहेगा। अगर आप जैसे काम करते हैं तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो दैट मीन्स कि नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री वो भी क्या होगी, इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, और आपका घर का खर्चा तो चलेगा ही। महात्मा गांधी ने कहा था कि भाई हमें जो काम करना है
वो महात्मा गांधी ने सबसे पहले तो फोकस किया एजुकेशन और ट्रेनिंग पर, कि आपको जो भी काम कराना है उसकी आप पूरा एजुकेशन और ट्रेनिंग दीजिए, उसके बाद काम करना शुरू कर दीजिए। ये वोकेशनल ट्रेनिंग पर भी इन्होंने फोकस किया था। वोकेशनल का मतलब ये होता है कि भाई आप काम भी करते रहिए, साथ साथ के पैसा भी कमाते रहिए, ठीक है। मतलब पढ़ाई भी करते रहिए और सीखते भी रहिए, पैसा भी कमाते रहिए कहीं कहीं पर। तो ये चीज़ें इन्होंने महात्मा गांधी ने बताया था, ठीक है। तो वाई डू पीपल वर्क, तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए जैसे कि उनकी लाइवलीहुड क्या हो सके, स्पेंड हो सके, यानी कि उनका जीवन यापन चल सके। Studying about working people gives us insight into the quality and nature of employment in our country and helps in understanding and planning our human resources. अब स्टडिंग अबाउट वर्किंग पीपल, अब जितने लोग काम कर रहे हैं उसके बारे में अगर आप स्टडी करते हो और उनकी क्वालिटी और उनकी नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट को देखते हो, तो इन आवर कंट्री एंड हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड प्लानिंग और ह्यूमन रिसोर्सेज, तो वो आपको हेल्प करेगा किसमें, अंडर प्लानिंग रिसोर्सेज को, ह्यूमन रिसोर्सेज को प्लान करने में, वो आपको हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में। इट हेल्प्स अस टू एनालाइज द कंट्रीब्यूशन मेड बाय डिफरेंट इंडस्ट्रीज़, यही हेल्प करता है एनालाइज करने में कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो किस किस तरीके से हमारी इंडिया को कंट्रीब्यूट कर रही हैं, नेशन को कंट्रीब्यूट कर रही हैं। एंड सेक्टर्स टुवर्ड्स नेशनल इनकम, और भी जो सेक्टर्स हैं वो नेशनल इनकम में किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जब आप ह्यूमन के बारे में जान लोगे तो फिर आपको नेशनल इनकम में कौन कौन से सेक्टर कितना कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ये भी आपको समझने में आसानी हो जाएगी। नेशनल इनकम के बारे में हम लोग चैप्टर नंबर मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर नहीं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू एड्रेस मेनी सोशल इशूज सच एज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, चाइल्ड लेबर एट्सेट्रा। ये हेल्प करता है कई सारे इश्यूज़ को सॉल्व करने में, जैसे कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी या जिनको बहुत लो स्तर के लोग हैं उनकी प्रॉब्लम की, उनको जो सोसाइटी में रहते हैं, या चाइल्ड लेबर की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में भी ये क्या करता है, हेल्प करता है। यहाँ पर जो बेसिक है अब हमारा स्टार्ट हो रहा है तो वो है वर्कर्स एंड एम्प्लॉयमेंट, वर्कर एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो अब ये हम लोग थोड़ा सा टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। व्हाट इज़ एम्प्लॉयमेंट और हु इज़ अ वर्कर। सबसे बड़ा तो सवाल यही बन जाता है कि कौन एम्प्लॉयमेंट है और कौन वर्कर है। तो मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को ऐसे ही कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिए कि सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट क्या है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब है रोज़गार, ठीक है, जिसमें दो लोग होते हैं, एक होता है एम्प्लॉयर और एक होता है एम्प्लॉय। यानी कि एम्प्लॉयर वो जो कि क्या करता है, प्रोवाइड करता है जॉब को, और एम्प्लॉय वो जो कि जॉब को लेता है या जॉब को करता है, ठीक है। तो ये दो लोग होते हैं, इन दोनों का रिलेशन जहाँ पे बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। और हु इज़ अ वर्कर, तो जो वर्क कर रहा है उसी को हम लोग वर्कर बोलेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ और ऐसा समझने का है नहीं। तो अब डिटेल में हम लोग समझते हैं इसको कि क्या है कैसे। व्हेन अ फार्मर वर्क्स ऑन फील्ड्स, ही और शी प्रोड्यूसेस फूड ग्रेन्स एंड रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रीज़। जब भी कोई फार्मर काम करता है ना तो फिर वो खेतों में तो रॉ मटेरियल बनाता है इंडस्ट्रीज़ के लिए, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। कॉटन बिकम्स क्लोथ इन टेक्सटाइल मिल्स एंड इन पावर लूम्स। आप भी जानते हैं जब कॉटन का प्रोडक्शन होता है तो कॉटन को लेकर के जाया जाता है कहाँ पे, टेक्सटाइल मिल्स में या पावर लूम्स में, और वहाँ पे वो क्या बनता है, क्लोथ बन जाता है। लॉरीज ट्रांसपोर्ट गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और लॉरीज जो होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह क्या करती हैं, गुड्स को लेकर के जाती हैं। We know that the total money value of all such goods and services produced in a country in a year is called its gross domestic product for that year. अब हम ये जानते हैं कि टोटल प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं वो डोमेस्टिक नेशन में, यानी कि बाउंड्री के अंदर, हमारे नेशन के अंदर ही, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर दैट ईयर। व्हेन वी ऑल्सो कंसिडर व्हाट we pay for our imports and get from our exports, we find that there is a net earning for the country which may be positive. हम ये पाते हैं कि
कि नेट अर्निंग हमारी कंपनी की कितनी की हो रही है। नेट हम निकालते हैं यानी कि कंट्री की कितनी हो रही है। नेट अर्निंग का मतलब ये हुआ कि बाहर से हमने कितना कमाया, अंदर से यानी कि बाहर से मतलब ये कि इंटरनेशनल लेवल पे हमने कितना कमाया आउट ऑफ द बाउंड्री ऑफ इंडिया एंड विद इन द बाउंड्री ऑफ इंडिया। दोनों का हम डिफरेंस ले लेते हैं तो हमारी नेट अर्निंग पता चल जाती है। ठीक है, ठीक है। यानी अब इसको और भी मैं डिटेल में समझा देता हूँ, हो सकता है आप लोगों ने समझ आया। नेट अर्निंग का मतलब ये है कि अब ये बताइए कि कभी हम बाहर जा कर के भी पैसा कमाते हैं, हमारे यहाँ से लोग बाहर जाते हैं वहाँ पे भी पैसा कमाते हैं। अब बाहर के लोग यहाँ पे आके पैसा कमाते हैं वो सारा। अब इसी तरीके से हमारे यहाँ का प्रोडक्शन कितना हुआ, ठीक है, और वहाँ बाहर का प्रोडक्शन कितना हुआ, तो ये दोनों ही क्या करेंगे, हम डिफरेंस ले लेंगे। तो डिफरेंस देखने से हमें पता चल जाता है कि हमारे यहाँ ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ या हम बाहर से ज़्यादा पैसा कमाएं। ठीक है, समझ आया। दोनों का आप डिफरेंस ले लो तो पता चल जाएगा कि नेट अर्निंग आपकी कितनी हुई है। तो कहाँ थे इसमें, व्हेन वी ऐड दिस अर्निंग फ्रॉम फॉरेन ट्रांजेक्शन से व्हाट वी गेट इज़ कॉल्ड कंट्रीज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट फॉर दैट ईयर। कहने का मतलब ये है, अब आपको मैं यहीं पे समझाता हूँ और अच्छे से। देखिए, इंडिया की नेशनल बाउंड्री के अंदर में अगर कोई प्रोडक्शन हो रहा है तो उस प्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ यहीं पर हो रहा है, लोग बाहर भी जाते हैं, बाहर जा कर के भी पैसा कमाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं मतलब इंडिया का और बाहर का दोनों मिला कर के हम देखें तो वो हो जाता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अगर मैं डिफरेंस निकाल दूँ तो हमें ये पता चल जाएगा कि नेट अर्निंग कितनी हुई बाहर से, है ना, बाहर से कितनी हुई है। तभी तो हमें पता चल जाएगा कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है उसमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, और जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें नेशनल इनकम इंक्लूडेड नहीं है, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे जो कमाई गई इनकम है वो इंक्लूडेड नहीं है। तो दोनों का जब डिफरेंस निकालोगे तो आपका नेट अर्निंग आपको पता चल जाएगा कि ये आपने ज़्यादा कमाया है या ज़्यादा आपने पेमेंट किया है। अगर नहीं समझ आया है तो कोई बात नहीं, आप अभी फ़िलहाल ये समझ लीजिए कि दोनों ही इनकम को देख लिया जाता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी देखा जाता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट भी देखा जाता है नेट अर्निंग निकालने के लिए। और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ये सब आप क्या करेंगे, सेकंड बुक में इन डिटेल पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल आप इतना ही बेसिक एक आइडिया रखिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर, है ना। Those activities which contribute to the gross national product are called economic activities। जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में काम एक्टिविटीज़ ऐड होती हैं उसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। ऑल दोज हु आर एंगेज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन वट एवर कैपेसिटी हाई और लो और आर वर्कर्स। अब जो लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी से जुड़े हुए होते हैं, चाहे वो हाई वर्किंग कैपेसिटी उनकी, चाहे लो वर्किंग कैपेसिटी, उनको हम वर्कर बोलते हैं। इवन इफ़ सम ऑफ देम टेम्परली एब्सटेन फ्रॉम वर्क ड्यू टू इलनेस, इंजरी और अदर फिजिकल डिसेबिलिटी, बैड वेदर, फेस्टिवल, सोशल और रिलीजियस फंक्शंस, दे आर ऑल्सो वर्कर्स। अब ऐसा भी होता है कि ऐसा तो है नहीं कि पूरे सालों साल हर कोई काम करता रहे, बीच बीच में कोई इलनेस के तौर पे हट जाएगा, काम नहीं करेगा, इंजरी आ जाती है, फिजिकल डिसेबिलिटीज़ होती है, चोट वोट लग जाती है, या फिर बैड वेदर की वजह से काम नहीं होता, फेस्टिवल्स आ जाते हैं, छुट्टियां बढ़ती हैं। तो ऐसा नहीं है कि इन सब को हम इग्नोर कर देंगे, इन सब को कंसिडर करते हुए भी हम क्या कहेंगे, उन्हें वर्कर ही माना जाएगा। वर्कर्स ऑल्सो इंक्लूड ऑल दोज हु हेल्प दी मेन वर्कर्स इन दीज एक्टिविटीज़। वर्कर वो भी सभी हैं जो इन एक्टिविटीज़ में वर्कर को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। जैसे कि अब आप मैनेजर वगैरह मान लीजिए, तो वी जनरली थिंक ऑफ ओनली दोज हु आर पेड बाई एन एम्प्लॉयर फॉर देयर वर्क एज वर्कर्स। हम जनरली उनको ही पे करते हैं, हम जनरली उनके ही बारे में सोचते हैं जिनको एम्प्लॉयर क्या करता है, पेमेंट करता है। वर्कर आप जब भी सोचोगे तो जनरली आप उसी के बारे में सोचोगे कि जो एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, किसी को पे कर रहा है जिनको। दिस इज़ नॉट सो, जबकि ऐसा नहीं है। दोज हु आर सेल्फ एम्प्लॉयड आर ऑल्सो वर्कर्स। ऐसे लोग जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं वो भी क्या हैं, वर्कर हैं। ऐसा नहीं है कि कोई किसी को पेमेंट कर रहा है तो जो काम कर रहा है, जिसको पेमेंट मिल रहा है वही वर्कर है, नहीं। जो पेमेंट कर रहा है वो खुद भी क्या है, एक तरीके का वर्कर में ही काउंट होगा।
इतनी बातें हम लोगों ने समझी। इसके आगे का लेक्चर हम लोग कल देखेंगे। अभी फ़िलहाल आप लोग इतना ही देखिए, समझिए, बार-बार वीडियो को देखिए, नहीं समझ आता है फिर भी देखिए, और फिर भी नहीं समझ आता है तो अपनी बुक्स पर ज़्यादा फ़ोकस कीजिए, तो आपको वैसे ही समझ आ जाएगा। बुक्स और लेक्चर का कॉम्बिनेशन से आपको आराम से ईज़िली ये आपको क्या होगा, लेक्चर समझ में आ जाएगा। ठीक है? थैंक यू।